हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, और वो टॉपिक है हमारा मैथ्स का डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इसका पार्ट 1 है, और एटीसी का एग्ज़ाम हो चाहे एयू का एग्ज़ाम हो, दोनों के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है आपका। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आता है, और आगे भी आता ही रहेगा। आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो without wasting any of your time, I will let me move to the topic. So our topic is a differential equation. So first of all, please tell me what is differential equation. What do you understand by the term differential equation? But as we have the online class and this is not the live, तो हमें खुद ही बताना पड़ेगा, आप लोग नहीं बताएंगे यहाँ पे। तो ठीक है गाइस, डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए क्या होता है कि ऐसी कोई भी इक्वेशन आप समझ रहे हैं ना, जिसमें 2 3 4 5 टर्म्स हो, ऐसी कोई भी इक्वेशन, एन इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें आपके डिफरेंशियल कोफिशिएंट होते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया डी वाई बाई डी एक्स हो, या डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो, प्लस कुछ भी हो सकता है आपका डी एन वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो सकता है, या फिर डी एन एक्स अपॉन में डी वाई एन हो सकता है। ठीक है, कुछ भी आपको कोई भी आपका डिफरेंशियल टर्म होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपको मैंने बता दिया कि हमारे किस तरह के टर्म्स होते हैं। तो बिफोर मूविंग फर्दर इन दिस चैप्टर, देखिए आपके पास क्या होता है, हमने जनरली जो भी पढ़ी है, हमने इस तरह की नॉर्मल इक्वेशंस देखी हैं, इस तरह की नॉर्मल इक्वेशंस देखी हैं। अब सवाल आता है, इससे आप डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे। कुछ भी इसमें आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए एक मेथड अप्लाई करेंगे, जैसे भी बनाएंगे वो मैं अभी आगे सिखाऊंगी। इस नॉर्मल इक्वेशन से जो आपने बनाया डिफरेंशिएट करके, वो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। देन इस डिफरेंशियल इक्वेशन से इंटीग्रेट करके आप जो वापस आते हैं, इंटीग्रेट करके जो वापस आते हैं, इसे हम बोलते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ आप डिफरेंशिएट करके जाते हैं। बीच में कुछ और मेथड्स लगते हैं, वो मैं बताऊंगी, पर मोटा मोटी यही चीज़ होती है कि डिफरेंशियल इंटीग्रेशन। एंड अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसका सॉल्यूशन निकालना है, तो आप इंटीग्रेट करके वापस आएंगे। बहुत से मेथड्स होते हैं डिफरेंट, वो हम डिस्कस करेंगे। पर इसके मेथड्स में जाने से पहले क्या होता है कि आपके जो मेथड्स होते हैं वो अलग अलग तरह की इक्वेशंस के लिए अलग अलग होते हैं। लाइक आपकी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है अगर, तो उसका मेथड अलग होता है। सेकंड डिग्री इक्वेशन है तो उसमें कुछ अलग मेथड लगता है। ठीक है, डिग्री के हिसाब से कई बार आपके मेथड्स भी बदलते जाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये डिग्री क्या होता है। अब आप डिग्री पढ़ेंगे तो साथ में एक टर्म ऑर्डर भी पढ़ेंगे, तो ये ऑर्डर क्या होता है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि हमारा डिग्री और ऑर्डर क्या होता है। अभी हम देखते हैं हमारा डिग्री और ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डर। ठीक है, कोई भी फंक्शन, ठीक है, हम कोई भी ऐसा फंक्शन देखते हैं जिसकी हमारी सबसे ज़्यादा ऑर्डर, मतलब लाइक आपका इक्वेशन जो लिखा होता है डी एक्स एन, इसमें ये जो एन है, इस एन की वैल्यू हम देखते हैं, वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, ये जो वैल्यू ऑफ एन होती है ये बताती है आपका डिग्री ऑफ इक्वेशन, सॉरी नॉट डिग्री ऑफ इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोल दूँ डी वाई बाई डी एक्स, इस इक्वेशन का ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या हो गया, इस टर्म का ऑर्डर हो गया 1। अगर मैं देती हूँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2। अगर मैं देती हूँ डी थ्री बाई डी एक्स क्यूब, इसका ऑर्डर क्या हो गया 3। ठीक है, सिमिलरली अब आपका डिग्री एक है नेक्स्ट टर्म। डिग्री आपका क्या होता है, जो भी आपका, अगर एक सपोज एक इक्वेशन गिवन है, तो आपका हाईएस्ट ऑर्डर होता है जिस भी टर्म का,
हाईएस्ट ऑर्डर टर्म जो होता है उसकी जो पावर होती है, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर टर्म की जो पावर होती है वो आपकी डिग्री कहलाती है। अब इसको आप एक टर्म से नहीं डिफाइन कर सकते, इसको आप ऐसे समझेंगे, आपको अगर मैंने दे दिया dy बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4, ठीक है, ये दे दिया। तो इसमें आपको बताना है हाईएस्ट डिग्री क्या है, और आपका मतलब इसमें आपको डिग्री और ऑर्डर बताना है। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो मैंने क्या बताया, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन जो होती है आपकी वो होता है आपका ऑर्डर। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन हम देखेंगे तो यहाँ पर तो 1 है और यहाँ पर 2 है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका 2। अब डिग्री, डिग्री क्या होती है, डिग्री मैंने बताया हाईएस्ट पावर होती है आपकी, मगर हाईएस्ट डिग्री जो होती है उसकी जो पावर होती है, तो हाईएस्ट। अब देखिए यहाँ पे पावर आपकी 3 है इस टर्म की, तो बच्चे कंफ्यूज होकर 3 लगा जाते हैं, मगर एक्चुअल में क्या केस होता है, एक्चुअल में चीज़ ये है कि जो आपकी हाईएस्ट ऑर्डर होता है, यहाँ पर 2 आपका ज़्यादा बड़ा ऑर्डर हो गया, तो इसकी जो पावर है 1 है यहाँ पर, तो डिग्री आपकी 1 हो गई, ठीक है। एक कुछ मैं आपको यहाँ इक्वेशंस देती हूँ कुछ समझाने के लिए, थोड़ा आपको ये क्वेश्चन भी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ समझाने के लिए ताकि और अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन है आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6y इक्वल्स टू 0, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू k डी क्यूब वाई बाई डी एक्स पावर 2, ठीक है। सेकेंड थर्ड क्वेश्चन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 है, ओके। और क्वेश्चन, अच्छा गाइज मैंने आपको शायद कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी दिए थे ना पिछले लेक्चर में, आई रियली फॉरगॉट द क्वेश्चंस। अगर किसी के पास है स्क्रीनशॉट तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देना। मैं आपको वीडियो में जो भी होमवर्क देती हूँ ना गाइस, तो अगर इफ़ पॉसिबल तो प्लीज़ मुझको वो शेयर कर दिया करिए, क्योंकि ऐसे ना बहुत कुछ हो जाता है पाइल अप, तो लास्ट में याद नहीं रहता है कि मैंने क्या क्वेश्चन दिया था आपको, फिर उसको देखने के लिए मुझे पूरी वीडियो चलानी पड़ती है दोबारा। फिर देखिए आपको वो टॉपिक नहीं आता है तो आप देखते हैं उस वीडियो को, मुझे समझ में आता है, लेकिन मुझे वो चीज़ आती है और अपनी खुद की वीडियो देखने में ना ऐसा लग टाइम वेस्ट हो जाता है वो मेरे लिए, क्योंकि मैंने पढ़ाया है ना, मुझे पता है मैंने क्या पढ़ाया है, उनमें से क्वेश्चन पिक करना इट वॉज लाइक काइंड ऑफ मेरे लिए नहीं सही होता है। बाकी आप लोग को अगर नहीं पता है वो चीज़, आप देखेंगे वीडियो तो वो अलग चीज़ है, लेकिन अब मैंने खुद ही पढ़ाया है वही टॉपिक, तो मुझे पता है मुझे उसमें कुछ नया जानने मिलने नहीं वाला, क्या देखूँ उसमें। +5, तो अगर किसी के पास होते हैं ना है क्वेश्चंस तो स्क्रीनशॉट मुझे साथ के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया करिए, ताकि मैं उसको आपको क्लास में करवा सकूँ क्वेश्चंस को, ठीक है। ये हो गया आपके क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि आपकी हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, एक सेकेंड थोड़ा रेस कर लेता हूँ। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चंस। इसमें अब आपको बताना है इनकी डिग्री और ऑर्डर। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं और अगर हमें ऑर्डर लिखना है, तो ऑर्डर मैंने आपको क्या बताया है, हमारा हाईएस्ट एन जो होता है, हाईएस्ट एन वैल्यू जो होती है वो हमारा ऑर्डर होता है। तो हम यहाँ से देखेंगे तो हमारी सबसे ज़्यादा एन की वैल्यू क्या है, इसकी 1 है, यहाँ पर 2 है, हमें क्वेश्चन लिखने वाला है, तो हमारा ऑर्डर कितना हो गया 2। फिर हमारी बात आती है डिग्री की। तो अगर हम बात डिग्री की करते हैं तो डिग्री यहाँ पर क्या होगी, मैंने आपको क्या बताया था, जो आपकी हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी जो डिग्री होती है वही आपकी टोटल ओवरऑल डिग्री होती है। तो हाईएस्ट क्या है हमारा 2 है, इसकी डिग्री क्या है हमने जब देखा तो इसकी डिग्री है 1। हालांकि यहाँ डिग्री 2 भी है, लेकिन हमें कौन सी देखनी है, जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी डिग्री, तो कितनी आ जाएगी 1। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, इसमें भी आपको ऑर्डर लिखना है। तो देखिए जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, यहाँ पर है आपका 2, फिर यहाँ आपका 1 एंड यहाँ पर हम आगे गए तो कितना है हमारा 3, तो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर कितना हो गया 3।
अब अगर हमने बात करी डिग्री की, तो डिग्री हमारी क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है। तो हाईएस्ट ऑर्डर हमारा क्या था, ये था 3, इसकी पावर कितनी है 2, तो आ जाएगा आंसर कितना 2। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑर्डर क्या होगा। देखिए यहाँ पर जब हमने देखा तो हमारे यहाँ पर हाईएस्ट जो ऑर्डर आ रहा है वो कितना आ रहा है 2, और हम आगे गए तो यहाँ पर आ रहा है 1। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आप लोग को क्या पता चलेगा कि हमारा ये जो वैल्यू है जो वैल्यू है ये हमारी अंडर रूट में दे रखी है। अब हमारी सारी वैल्यू सेम पेज पर होना चाहिए, या तो हम पूरी इक्वेशन का अंडर रूट ले लें या हम पूरी इक्वेशन का स्क्वायर कर दें ताकि ये अंडर रूट हट सके। तो जो भी आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं। बेस्ट इसको जो होता है करने का तरीका, जो आपका माना जाता है सही, जिससे आपका सही आंसर होता है, वो होता है हमेशा ऐसी इक्वेशंस में स्क्वायर करना। ठीक है, आपको पूरी इक्वेशन का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर इक्वेशन, तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे टू रिमूव अंडर रूट। ठीक है, स्क्वायर करेंगे आप तो आपको क्या इक्वेशन मिलेगा, डेल स्क्वायर डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ऑलरेडी इतना गिवन था। अब जब आप इस पूरे टर्म का स्क्वायर करेंगे तो आपने ये स्क्वायर लिख दिया, प्लस यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे तो पहले अंडर रूट का साइन ये लिख देती हूँ मैं, 1 प्लस डेल वाई बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर एंड पूरे टर्म का स्क्वायर इक्वल्स टू 5y का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, वैसे ये पता नहीं ये रेड पेन का क्यों हट रहा साइन यहाँ से, इसलिए। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस हिंदी जगह इसमें इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 मिनट, यह आ जाएगा आपका डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 4 प्लस यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट का साइन हट जाएगा, तो फाइनली आपका क्या रह जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 25y², ये आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए आपका हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, आपका हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n क्या है। तो यहाँ से जब हमने देखा तो हमारा ऑर्डर कितना आएगा, यहाँ पर 2 है, n आगे गए तो यहाँ पर हमारा 1 है, तो ऑर्डर तो हमारा 2 ही रहेगा। ठीक है, इस इक्वेशन से भी ऑर्डर तो 2 ही आ रहा था। अब अगर आपसे डिग्री की बात की जाए तो हम क्या देखेंगे, हमारा जो हमारा ऑर्डर है उसकी डिग्री कितनी है। तो ऑर्डर हमारा 2 है, इसकी डिग्री कितनी है हमारी 4, यहाँ से हमारी डिग्री कितनी आ रही थी 2, तो हम इसलिए हमें ये रिमूव करना इंपॉर्टेंट होता है, स्क्वायर रूट रिमूव करना इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमें करेक्ट डिग्री मिल सके। तो कितनी आ जाएगी यहाँ डिग्री 4। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। ओके गाइस, अब हमारा ये वाला क्वेश्चन हम इसे भी देख लेते हैं। देखिए चलिए, इस क्वेश्चन को आप बताइए क्या इसका आप आंसर लिखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि हमारा पहले एक डिग्री ये 3 यहाँ पर आ गई, आगे फिर डिग्री आई 2 एंड यहाँ पर डिग्री आई 1, और यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। तो हमारा ऑर्डर कितना आ जाएगा यहाँ पर, नॉट डिग्री, इट्स ऑर्डर। तो हमारा ऑर्डर कितना आ जाएगा, ऑर्डर हमारा आ जाएगा 3, क्योंकि ऑर्डर में आपका फ़र्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर आपका चेंज नहीं होता है, ऑर्डर वही रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखा आपने ऑर्डर 2 ही था आपका, फिर आपने स्क्वायर करा या कुछ भी करा तो उससे फ़र्क आपका डिग्री पे पड़ता है, ऑर्डर पे नहीं पड़ता है। ऑर्डर आपका सेम ही रहता है, मतलब जो हाईएस्ट आपका डिफरेंशियल हुआ है, मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया है या 2 बार किया है या 3 बार किया है, ये जो चीज़ होती है ये तो वही रहेगी। स्क्वायर करने से आपका नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन चेंज नहीं होगा ना। देखिए ये जो टर्म होता है आपका डेल वाई बाई डेल एक्स, ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है सिंपली आपका डिफरेंशिएशन। अगर ये डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ है, आपका 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, डबल डिफरेंशिएशन हुआ है। सिमिलरली अगर ये 3 बार लिख जाता है यहाँ पर तो आपका ट्रिपल डिफरेंशिएशन होता है। तो अगर आप इसको स्क्वायर कर देते हैं तो उससे आपका डिफरेंशिएशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डिफरेंशिएशन तो 2 बार हुआ है तो 2 ही बार रहेगा, 1 बार हुआ है तो 1 ही बार रहेगा। स्क्वायर लेने से क्या होगा, उसकी डिग्री पे फ़र्क पड़ेगा। तो हमारा ऑर्डर तो इस इक्वेशन का 3 ही आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं डिग्री की। अब देखिए गाइस, यहाँ पर वैसे अगर आप चलेंगे तो आप यहाँ से डिग्री इसकी 1 बोल सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर एक ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म भी दे रखा है। तो
अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दे रखा हो, ठीक है, जिसके साथ आपका कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का ये वाला टर्म लिखा हो, आपका dy/dx का टर्म लिखा हो, ठीक है, ऐसे लिखिए आप इसको ना नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ठीक है। इफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज द एंगल ऑफ ट्रिगो फंक्शन इन सच केसेस डिग्री कितनी होती है हमारी, बताइए, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दे सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उस केस में हम डिग्री को डिटरमाइन नहीं कर सकते। ऑर्डर हमारा वही रहता है जो हमारा जनरल ऑर्डर रहता है, इक्वेशन का ऑर्डर वही होता है, लेकिन हम डिग्री नहीं फाइंड कर सकते। कब? अगर हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, ये अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारा, इस केस में हम डिग्री डिटरमाइन नहीं कर सकते। ऑर्डर हमारा वही रहता है जो हमारा इक्वेशन का ऑर्डर होता है, वो तो नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएशन क्या है, सिंपल सी वो चीज़ होती है, ठीक है। तो मुझे लगता है अब आपको डिग्री एंड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक सेकेंड, मुझे लगता है आप लोगों को डिग्री एंड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अच्छा गाइस, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव होने से पहले मैं एक छोटा सा आपका ना यहाँ पर एक अटेंशन ड्रॉ करना चाहूँगी। प्लीज़ ड्रॉ योर अटेंशन हियर। नोट डाल देती हूँ उसको। ये रिगार्डिंग फिजिक्स है, ठीक है, मैथ्स का नहीं है, लेकिन मैं क्लियर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फिजिक्स का लेक्चर आज नहीं आएगा तो फिर थोड़ा सा डिले हो जाएगा बाद में। फिजिक्स के रिगार्डिंग क्या है, जो आपका रिलेटिविटी का क्वेश्चन, रिलेटिविटी का पार्ट 3 है, ठीक है, उसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 7th है, 6th है या 7th है। मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ क्या है। वो क्वेश्चन है आपका लेंथ ऑफ स्पेसक्राफ्ट शायद गिवन है 500 मीटर एंड स्पीड वेलोसिटी ऑफ स्पेसक्राफ्ट गिवन है आपको 6 सी है या 0.6 सी है, ठीक है। नो नो नो, नॉट 6 सी नहीं है यार, मेरे पास क्वेश्चन थे लिखे हुए, नहीं चलेगा। कितनी आपकी 60% दे रखी है, ठीक है। फाइनली इसमें ना इस तरह का कुछ क्वेश्चन है ना, आपसे पूछा गया है फाइंड द गामा, ठीक है, गामा फाइंड करना है। अब मैंने उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको बताया है कि जो गामा है वो क्या होता है, हमारा लोरेंट्ज कोफिशिएंट। वो चीज़ सही है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका लोरेंट्ज फैक्टर होता है। प्रॉब्लम कहाँ हुई है कि मैंने आपको लोरेंट्ज फैक्टर का जो फॉर्मूला लिखवाया है वो √² 1 - v²/c² लिखवा दिए। ये फॉर्मूला इसका गलत है, ठीक है, दिस इज़ द रॉन्ग फॉर्मूला। सही फॉर्मूला क्या है इसका, ये आप देख लीजिए। सही फॉर्मूला इसका 1/√1 - v²/c²। मैंने आपको जो थ्योरी पढ़ाई है ना, उसमें मैंने आपको यही चीज़ पढ़ाई है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रही थी तो ड्यू टू सम कन्फ्यूजन मैंने गलती से सिर्फ यही चीज़ लिख दी, और ये गलती एग्जाम में बच्चे भी करते हैं। तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, और इसके हिसाब से जब आप सॉल्व करेंगे वैल्यूज़ पुट करके, तो आपका फाइनल आंसर यहाँ आ जाता है 1.08। ये आपका 60% ऑफ सी होता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है सर क्वेश्चन में। 60% ऑफ सी निकालेंगे तो आपका 0.6 सी आ जाएगा। जो फाइनल आंसर एक्चुअली में याद है ना, उसके हिसाब से मैं क्वेश्चंस बना रही थी। 1 - 0.6 सी का स्क्वायर अपॉन में c² आप ये करेंगे, पूरे इस टर्म का स्क्वायर आएगा। ये c² और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 2 बार मल्टीप्लाई होकर 0.36 बन जाता है। 1 - 0.36 करेंगे तो आपका
6 4 रह जाएगा तो √0.64 आ जाता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/0.8 आ जाएगा। एंड इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर 10 जाएगा और ये आपका 1.25 आ जाता है। ठीक है, 1.25। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर होता है गामा का। तो आपका लॉरेंट्ज वेक्टर इस क्वेश्चन में 1.25 है। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन में गलती से 0.8 लिखवा दिया है, ये आपका गलत है आंसर, ये आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे बस इसको करेक्ट करवाने का रीज़न ये था कि थोड़ा सा ही मिस्टेक हो गया था और थोड़ा बड़ा मिस्टेक था एक्चुअली, और फॉर्मूला गलत हो गया था। कहीं कैलकुलेशन वगैरह का मिस्टेक होता है तो मैं उतना उस पर ध्यान नहीं देती हूँ, सिर्फ नॉर्मल मैसेज करके छोड़ देती हूँ। बाकी एक फॉर्मूला गलत हो गया था इसलिए बताना ज़रूरी था। बाकी टेंशन मत लीजिए, आप लोग फिजिक्स का लेक्चर होगा ना, मैं तब भी इस चीज़ को रिपीट करूँगी, आपके कुछ सेकंड वेस्ट हो जाएंगे मगर आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर कोई मैथ्स नहीं पढ़ता है मुझसे तो उसका डाउट फिजिक्स के लेक्चर में ही मुझे क्लियर करना पड़ेगा। एंड थैंक्स टू सागर रिका, ये है वो स्टूडेंट जिन्होंने इस गलती को पॉइंट आउट करा था और मुझे बताया था कि मैंने गलत फॉर्मूला लिख दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग। और अगर आप लोग भी लेक्चर देखते हैं, कुछ गलत लगता है, मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया है तो बता दिया करिए, क्योंकि होता क्या है ना, जब आप पढ़ा रहे होते हो तो कई बार फ्लो में आप गलत कुछ बोल जाते हो या लिख जाते हो, तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि आप लोग बताएंगे नहीं कि मैम ने बोल दिया या ऐसा ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है यार, प्लीज़ बताओ। वो होते हैं कभी फ्लो में, आप जब 4-10 चीज़ें पढ़ा रहे हो, दिमाग में बैक में 4 चीज़ें चल रही होती हैं कि अच्छा ये भी पढ़ाना है, ये भी पढ़ाना है, ये भी पढ़ाना है, तो वो हो जाता है कभी कुछ गलत बोल देते हैं। खैर चलिए, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं आता, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। मैं सिर्फ इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, डेफिनेशन के अलावा क्या होता है। हिंट मैं आपको दे चुकी हूँ, अब एक क्वेश्चन देके भी समझा देती हूँ। सपोज आपको क्वेश्चन गिवन है y² = 4ax, ये आपको एक नॉर्मल इक्वेशन गिवन है। इससे अब आप डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इससे अगर मैं आपसे कहूँ डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या समझ में आता है आपको, कि उसमें डिफरेंशिएशन के टर्म्स होते हैं, डिफरेंशियल टर्म्स होते हैं, dy/dx के ये टर्म्स होते हैं। तो इस टर्म को लाने के लिए हम क्या करना होता है, हमें इस टर्म को लाने के लिए करना होता है डिफरेंशिएशन। सिंपल सी चीज़, कुछ लॉजिक ही नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ तो एक ये है इंपॉर्टेंट हमें जो करनी होती है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट काम हमें क्या करना होता है इसमें, अगर कोई हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है, उसे रिमूव करते हैं। ठीक है, मेन टारगेट आपका होना चाहिए हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कि जो कांस्टेंट है आपको इसको रिमूव करना है। ठीक है, इसके रिमूव करे बिना आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन पाएगी। और इसको रिमूव करने का तरीका क्या है आपका, डिफरेंशिएशन। ठीक है, कैसे रिमूव होगी आपकी कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन से। ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे, कुछ वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका कांस्टेंट रिमूव हो जाएगा। जैसे चलिए अभी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन गिवन है, कंडीशन यहाँ लिख देती हूँ। पहली कंडीशन क्या हो गई, आपको कांस्टेंट रिमूव करना है, और ये कांस्टेंट रिमूव कैसे होगा, डिफरेंशिएशन से। ठीक है, तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर हमने, अगर आप देखेंगे तो आपका ये है 4, ठीक है, ये ए। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 भी आपका कांस्टेंट है, ए भी आपका कांस्टेंट है। अब आप कौन सा कांस्टेंट रिमूव करेंगे यहाँ पर, तो ये जो कांस्टेंट हमें रिमूव करना होता है ना, ये कौन सा कांस्टेंट होता है, ये होता है आर्बिट्री कांस्टेंट। अब आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, तो ये जो इस तरह के कांस्टेंट होते हैं ABCD वाले जो कांस्टेंट होते हैं उनको हम कहते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। तो हमें आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना होता है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट डालकर मैं ये चीज़ लिख देती हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। टू मेक डिफरेंशियल इक्वेशन रिमूव द आर्बिट्री कांस्टेंट by differentiation
फ्रॉम द इक्वेशन। ओके, ये होता है आपका मेथड बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का। अब क्या करेंगे इसमें, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के हिसाब से देखते हुए हमें ये चेक करना होता है कि हमारे जितने भी नंबर ऑफ कांस्टेंट हैं वो ऑर्डर ऑफ इक्वेशन के इक्वल है क्या नहीं। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे ना हमारी इक्वेशन सही भी है या नहीं। तो सही है या नहीं ये कैसे चेक होती है, अगर हमारा ऑर्डर ऑफ इक्वेशन इक्वल होता है नंबर ऑफ कांस्टेंट्स के। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ इक्वेशन यहाँ से आपकी 2 आ जाएगी। हालांकि अभी आपको डिग्री लग रहा होगा, मगर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नहीं, सॉरी नॉट 2 डिग्री है ये तो वाई स्क्वायर। हाँ, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमारा अभी यहाँ पर x की वैल्यू 1 आ रही है, तो आपकी डिग्री क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। ठीक है, x की, और आपका कांस्टेंट भी एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट a। ठीक है, इसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर जो है जितने आपके नंबर ऑफ कांस्टेंट है उतना ही आपका जो है यहाँ पर आपके नंबर ऑफ कांस्टेंट है उतनी ऑर्डर ऑफ इक्वेशन है। ये एक जनरल एक छोटा सा ट्रिक था बस बताने के लिए आपको। बाकी अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी हम इक्वेशन तो बनाकर देखेंगे। तो इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है टू रिमूव द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएशन करेंगे हम इसका, तो क्या आ जाएगा 2/dy/dx, ये आ जाएगा इक्वल्स टू कितना होगा हमारा यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4a एंड dx/dx। ये तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाता है 1, तो हम डायरेक्टली यहाँ 1 लिख सकते हैं 4a × 1। ठीक है, अब इसको अब अगर आगे आप सॉल्व कर लेंगे तो मैंने आपको क्या बताया, हमें सिर्फ ये a है इसको रिमूव करना है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर देखते हैं इसको रिमूव करने के लिए हम 2y/dy/dx अगर मैं आपको लिख के दे देती हूँ इक्वल्स टू 4a। अब आपको a रिमूव करना है, तो उसको रिमूव करने का तरीका क्या है कि अगर इस इक्वेशन नंबर 1 में हम a की जगह कोई और वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, और तो कुछ आप कर नहीं सकते इसको, अगर आप डबल डिफरेंशिएट वगैरह कुछ करोगे तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा हमारा, तो वो तो हम कुछ कर नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम a की जगह कुछ और वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या वैल्यू पुट करें, उस वैल्यू को हम इसी इक्वेशन से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए। यहाँ पर अगर हम इस तरह से इसको लिख दें 2y/dy/dx और इस 4 को यहाँ नीचे ले आए तो ये नीचे 4 आ जाएगा इक्वल्स टू a, ऐसे आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2 रह जाएगा, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो y/2 dy/dx इक्वल्स टू a, ये लिख सकते हो। तो a की आपको क्या वैल्यू मिल गई, y/2 dy/dx। तो चलिए अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं और फिर पुट करने के बाद देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। देखते हैं पुट करके क्या पता है a हट रहा है या नहीं हट रहा है। ये पुट करा इक्वल्स टू 4 और a की जगह हम पुट करेंगे ये जो हमारी वैल्यू आई है y/2 dy/dx। ठीक है, अब देखो यहाँ से a हट गया, आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है वो आपका हट गया यहाँ से इक्वेशन से। अब इसको हम कह सकते हैं ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है, लेकिन थोड़ा सा भी इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व क्या करना पड़ेगा, इस 2 से ये 4 कैंसिल कर दो तो यहाँ 2 रह जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दो तो आपका क्या आ जाएगा y dy/dx इक्वल्स टू दोनों तरफ y dy/dx निकालना चाहिए। एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ, एक सेकंड रुकिए जरा। गाइस देखिए गड़बड़ क्या हुई कि हमने जो a की वैल्यू निकाली ना वो हमने इस इक्वेशन से निकाली। अब इस इक्वेशन से a की वैल्यू निकाली और इसी में पुट करेंगे तो सब कुछ कैंसिल आउट हो ही जाएगा। होता क्या है, इस a की वैल्यू को जो फाइंड आउट किया है वो हमें इस इक्वेशन में जो गिवन इक्वेशन है इसमें पुट करनी होती है। ठीक है, सॉरी मुझे पता है आपके नोट्स में थोड़ा सा किचपिच हो जाएगा, बट सॉरी गाइस। a की वैल्यू को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में जो गिवन इक्वेशन है। तो एक बार मैं इक्वेशन रीराइट कर देती हूँ, इक्वल्स टू 4y² इक्वल्स टू 4ax आपको इक्वेशन गिवन है। इसमें हम a की जगह
इस वैल्यू को पुट करेंगे, क्योंकि बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन में से आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना है ना। तो अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर भी देंगे तो हमारा कुछ फ़ायदा तो होने वाला नहीं है, हमें तो इस इक्वेशन में से रिमूव करना है, इसीलिए हम इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। चलिए अब हम इस वैल्यू में, इस इक्वेशन में जब वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू वाई अपॉन में 2 डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इंटू एक्स। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, वाई स्क्वायर, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 रह जाएगा, इक्वल्स टू 2y एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब आपका इधर वाई स्क्वायर है, इधर वाई है, इस वाई से एक स्क्वायर कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, y इक्वल्स टू 2x डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको चाहें तो आप इधर ला कर लिख लीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, 2x डी वाई बाई डी एक्स। इस y को इधर ले जाएंगे तो माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में देखिए आपका आर्बिट्री कांस्टेंट कोई आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब ए बी सी डी टाइप्स जो होते हैं ना, वो कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, और आपको यहाँ पर डिफरेंशियल टर्म दिख रहा है, तो ये देखिए डिफरेंशियल टर्म भी दिख रहा है, तो ये आपकी अब क्या हुई, डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है गाइस, आप लोग को हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं तो शायद आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन और देखिए तो हमारा आएगा, एक क्वेश्चन ये देखिए, इससे शायद और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन है आपका वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax प्लस ए। इसमें भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। ठीक है, इससे क्या बनाना है आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए वैल्यू पुट करके देखते हैं इसमें। वैल्यू पुट नहीं, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें पता है डिफरेंशिएशन करना होता है हमें। अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो सबसे पहला स्टेप क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन कर दो, सॉरी डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन करा तो 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4a, और अंदर वाले टर्म का हमने जब करा तो हमारा क्या जाएगा, देखिए इसमें भी ना आप इस तरह से देखिए चीज़ों को, 4a आपका एज इट इज़ आ गया, और अंदर वाले टर्म में का जब आपने डिफ्रेंशिएशन किया तो x का आ गया 1, n प्लस a का आ गया होगा आपका 0, तो आपका ये टर्म इतना ही रह गया। देखिए यहाँ पर भी बीच में आपको प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो पहले हमने फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ रख दिया, अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन किया, हमारा ये आ गया। अब प्लस अगर हम सेकेंड टर्म को एज इट इज़ रखते हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये तो हमारा पहले ही 0 आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा होल टर्म 0 हो जाएगा, एंड तो हमारा सिर्फ इतना हम लिख सकते हैं इसका आंसर में। अच्छा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था गाइस, जहाँ पर आपको ये दिया हुआ था वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट रूल लगा था। ठीक है, लेकिन वो इतना छोटा सा था कि मैंने डायरेक्ट कर दिया था, यहाँ थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने थोड़ा समझा दिया आप लोगों को। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अगर आप a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितनी आ जाएगी आपकी, 4 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो 2y बाई 4 डी वाई बाई डी एक्स। इसे कैंसिल कर देंगे तो 1/2, तो आप लिख सकते हैं y बाई 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब मैंने क्या बताया, इस a की जो आपकी वैल्यू फाइंड होकर आई है, इसको आपको इस इक्वेशन में पुट करना होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम इस a की वैल्यू यहाँ से लाके इस ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे। तो चलिए इस वैल्यू को पुट करते हैं हम, तो आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, लिख देती हूँ मैं, पुट वैल्यू ऑफ a इन, ठीक है, लिखना इसलिए ज़रूरी होता है, मुझे पता है आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो नोट डाउन नहीं कर रहे होंगे और सिर्फ स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए लिख देती हूँ मैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के जहाँ तक है मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस के आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगी, मतलब नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी इस चैप्टर के।
बाकी मैंने आपको ज़्यादातर सबके ही करवाए हैं प्रोवाइड। इंटीग्रेशन के नहीं करवा पाई, उसका एक रीज़न था कि इंटीग्रेशन के मेरे पास आपका गेट में नहीं आता है, तो वो एक कंबाइंड उसका नहीं था मेरे पास मटेरियल की, मैं आपको सिर्फ यहाँ से बता देती। एंड प्लस उसमें ना प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए, 4 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा भी देती तो उससे कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला था। चलिए इसको देखते हैं। 4 एक ही जगह हम क्या पुट कर देंगे, y/2 इंटू dy/dx। ठीक है, ब्रैकेट में x प्लस एक ही जगह y/2 इंटू dy/dx। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो अब आप लोग क्या देख सकते हैं, देखिए आप अगर हर टर्म में देखें, एक टर्म आपका ये हो गया, एक टर्म आपका ये हो गया, ये एक टर्म आपका ये हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे y² है, यहाँ पे भी आपका y है और यहाँ पे भी आपका y है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, y को कैंसिल कर सकते हैं आपस में सबको, इस y को भी, इस y को भी और यहाँ से एक y को भी। तो आपका क्या रह जाएगा, y इक्वल्स टू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 dy/dx x प्लस 1/2 dy/dx, यहाँ लिख देती हूँ ऐसे। ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब इसको अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर आगे क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जो टर्म है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x dy/dx प्लस 1/2 और ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 पर आ जाएगा और साथ में dy/dx स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो क्या रह जाएगा, बाई 2x dy/dx प्लस d²y/dx² आ जाएगा। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, d²y/dx² प्लस 2x dy/dx माइनस y इक्वल्स टू 0। इसको ऐसे लिख सकते हो। आ गया, सिंपल सा था, कोई टफ नहीं था इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन था। और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, x² प्लस y² इक्वल्स टू a²। इसको देखिए, तो पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया है, क्या करना है हमें, डिफरेंशिएशन। हर हाल में डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो पहले स्टेप में डिफरेंशिएशन करेंगे और ऐसे करेंगे कि हम आर्बिट्री कांस्टेंट को हटा पाएँ। तो चलिए लिखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा आपका, क्या आएगा, एक सेकेंड गाइस, ओह सॉरी गाइस, इसका ना बैटरी जाने वाली है लैपटॉप की, मैं इसको चार्जिंग पर लगा देती हूँ, सिर्फ 2 सेकेंड, 2 मिनट का वेट कीजिए, 2 मिनट नहीं लगेगा, मतलब 30 सेकेंड का। हाँ तो गाइस, इसको आपने सॉल्व करने की कोशिश करी तो कितना सॉल्व हुआ, कहाँ तक पहुँचे, पता है यार, ऐसे सिर्फ देखा मत करो वीडियो, पॉज करके पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करो, तभी फायदा है। इंटू, ये हैंग तो कर रहा है अपना, साथ में क्या आएगा, dx/dx। ठीक है, प्लस इसको किया तो क्या आ जाएगा, 2/dy/dx। ठीक है, इसको करा तो कितना आएगा, 2a dA/dx। ठीक है, अब a क्या है हमारा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, 0 होता है, तो ये होल टर्म का डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं dx, और ये dx/dx से कैंसिल होकर 1 हो जाएगा हमारा, इंटू 1 प्लस 2/dy/dx इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर कोई आर्बिट्री कांस्टेंट बचा आपका, नहीं बचा, तो जब आर्बिट्री कांस्टेंट बचा ही नहीं तो उसकी वैल्यू क्यों निकालेंगे, मतलब जब आर्बिट्री कांस्टेंट है ही नहीं और dy/dx का टर्म भी आ गया आपका, तो अब इसको आगे सॉल्व क्यों करेंगे, खत्म हो गया क्वेश्चन, बस यहीं तक क्वेश्चन था, दैट्स इट, खत्म हो गया। बस इसको ऑप्शन के हिसाब से आपको अरेंज करना पड़ेगा, लाइक 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकाल लो, x प्लस वाई dy/dx इक्वल्स टू 0 हो सकता है आपको क्वेश्चन में इस तरह से ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है, या हो सकता है आप 2 को अगर इधर नीचे ले आओगे तो आ जाएगा x प्लस वाई dy/dx इक्वल्स टू 0। ये आपकी सबसे ज़्यादा करेक्ट फॉर्म होगी। अब अगर सपोज मान लीजिए आपको इससे इस पर पहुंचना हो तो आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, चाहे तो आप करके देख लीजिए, आपका यही आ जाएगा। बस ये 0 की जगह आपका a² नहीं आ पाएगा क्योंकि वो आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, वो कंज्यूम हो जाता है। ठीक है,
तो ये इसके कुछ क्वेश्चंस थे गाइस। मैं एक दो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए भी दे देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। फिर हम इसके मेथड्स की तरफ चलेंगे और दूसरे मेथड्स की तरफ। क्वेश्चन है y इक्वल्स टू ए ई की पावर x। मैम बच्चे कहेंगे मैम खुद तो करवाती हो, ईजी होते हैं क्वेश्चंस, हमें देती हो टफ होते हैं क्वेश्चंस, है ना। अगर मैं तुम्हें इजी क्वेश्चन दे दूँ, खुद टफ करवा के तुमको इजी दे दूँ, तो तुम उसमें क्या ही करोगे, प्रैक्टिस कैसे होगी, दिमाग कैसे चलेगा, दिमाग कैसे खुलेगा। अगर मैं टफ खुद करा दूँ तो दिमाग तो सारा ओपन हो गया, फिर इजी दे दूँ तो तुम बंद हो जाएगा दिमाग तुम्हारा। इसलिए इजी कराती हूँ, टफ देती हूँ ताकि प्रैक्टिस करो, दिमाग खुले, और फिर उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवा देती हूँ ताकि अगर आपका नहीं हुआ सॉल्व या कुछ गलती कर रहे थे तो उसको आप कवर कर लें। हाँ मुझे पता है लास्ट में कुछ क्लासेस में ऐसा हो गया है कि मैंने होमवर्क सॉल्व नहीं करवाए हैं आपके क्वेश्चंस। उसका रीज़न बस ये होता है कि अगर बीच बीच में कहीं मैं होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ कि क्या क्वेश्चन दिया था मैंने, क्योंकि बिल्कुल रैंडम क्वेश्चन दिमाग में फ्रेम करके तभी देती हूँ। अगर पहले से कुछ लिखा हुआ क्वेश्चन होता है मेरे पास तो मैं उसको तो 100% फिर करवा ही देती हूँ। अगर क्वेश्चन नहीं लिखा रहता है ना तब उस केस में दिक्कत ये आती है कि मुझे पहले चेक करना पड़ता है कहीं से वो पूरा वीडियो में कि मैंने आपको क्या क्वेश्चन दिया था। तो अच्छा आप 1 मिनट ना गाइस पॉज कीजिए, मैं देखती हूँ वीडियो में अगर मुझे दिख जाएगा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या होमवर्क दिया था। ये दोनों हैं आपके होमवर्क क्वेश्चन गाइस, होमवर्क है, इनको सॉल्व कीजिए। और लास्ट लेक्चर का होमवर्क मुझे मिल गया, मुझे याद है मैंने कुछ 1-2 क्वेश्चन बीच में भी दिए थे और ये लास्ट में आपको कुछ 7-8 क्वेश्चन दिए हैं, काफ़ी सारे हैं। तो मैं उन क्वेश्चंस को जो लास्ट में आपको दिए हैं वो मैं आपके सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देती हूँ। बाकी बीच में जो क्वेश्चंस दिए हैं अगर वो आपसे नहीं हो रहे होंगे तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे उसको पोस्ट कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ से आंसर कर दूँगी। बाकी इस अभी देखिए आज हमने क्या देख लिया कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं। कल हम देखेंगे कि अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो हम उसके सोल्यूशन पे कैसे पहुँचते हैं। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सपोज गिवन है तो आप उसके सॉल्यूशन पर कैसे पहुंचेंगे। आज हमने क्या देखा, हमें एक इक्वेशन गिवन थी, ठीक है, इसको सॉल्व करके हम पहुंचे डिफरेंशियल इक्वेशन पे। कल क्या सिखाऊंगी, हमें अगर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो इसको सॉल्व करके हम इसके सॉल्यूशन पर कैसे आएंगे, ठीक है। ये थोड़ा लंबा चलेगा, इसी में से ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एटीसी के परस्पेक्टिव में। इसके बहुत से मेथड्स होते हैं, वो भी मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। जैसे एक हो गया वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। फिर एक होता है रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड को VSM लिख दिया मैंने। तीसरा होता है आपका लीनियर मेथड। फिर इसी को ही आप रिड्यूसेबल, मतलब कई बार क्या होता है इक्वेशन थोड़ा अलग तरह से दे रखी होती है, उसको रिड्यूस करके आपको लीनियर फॉर्म में या वेरिएबल सेपरेशन मेथड फॉर्म में लाना होता है, वो आप करेंगे तो आ जाएगा प्रैक्टिस। उसके बाद फिर आपका होता है होमोजीनियस इक्वेशंस, ठीक है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, इनको फिर आपका होता है रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस इक्वेशन। सपोज नॉन होमोजीनियस गिवन है तो उसको रिड्यूस करके होमोजीनियस इक्वेशन में लाना होता है। फिर होता है आपकी एग्जैक्ट इक्वेशंस या फिर एक नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन, ठीक है। अगर आपको नॉन एग्जैक्ट गिवन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट इक्वेशन। ये सारे आपके मेथड्स हैं, करीब 8 मेथड मैंने आपको बता दिए, बाकी थोड़ा बहुत इसमें इंक्रीज भी हो सकता है, थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन पेपर आपका सारा इसी से आने वाला है उठ के, ठीक है। डेली का एक टॉपिक लेके चलेंगे, आई डोंट वांट कि एक दिन में मैं आपको 3-4 टॉपिक करा दूँ और आपके सर के ऊपर से सब निकल जाए। 1 या 2 टॉपिक लेंगे, जैसे ये दोनों टॉपिक शायद एक साथ करवाए जा सकते हैं, फिर ये दोनों टॉपिक्स एक साथ ले सकते हैं, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये आपका फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं इसके बाद आपको वो करवा देती हूँ, आपके कुछ न्यूमेरिकल जो मैंने कल लेक्चर में दिए थे सब नहीं करवाऊंगी, बीच में से रैंडम करवा दूंगी। जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, 0 से π/2 cos 9x dx। अब सबसे पहले अपने लिमिट देखिए, 0 से π/2 है, साथ में क्या है cos 9x, cos मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है cos वाला। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, हमारा जो यहाँ टर्म होता है इससे एक टर्म कम करते हैं 8 और फिर उससे एक टर्म कम लिखते जाते हैं 8 6 4 2 और नीचे हम एज इट इज़ यही टर्म लिखते हैं 9 7, फिर एक टर्म कम 5 3। और ये हमारा हम चेक करते हैं इवन है कि ऑड है, ये हमारा ऑड टर्म है, तो ऑड टर्म में हम कुछ नहीं करते, बस सिंपल इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं
मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, और तो कुछ होगा नहीं ना मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं हम, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर है ये 1 2 3 4 5 है क्वेश्चन नंबर आपका, 4 नहीं 5 है, ठीक है 5। इसको आप लिखते हैं साइन 12x dx, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने देखा कि हमारी लिमिट 0 to π/2 है, ठीक है। उसके बाद हमने ये अपना ये वाला जो है आपका क्या बोलेंगे, पावर हमने देखी 12 है, एंड यहाँ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। अब पावर हमारी 12 है, मतलब हमारा इवन केस हो गया। कौन सा केस हो गया, इवन नंबर हो गया। इवन नंबर के केस में हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई बाय π/2 करना होता है। तो पहले तो हमने π/2 कर दिया, इसका मल्टीप्लाई करना होता है भाई, लास्ट में हम भूल ना जाए π/2 लिखना, इसलिए हम पहले लिख देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 12 से एक नंबर कम हम यहाँ लिखेंगे और उसकी फिर आगे पूरी सीरीज लिख देंगे, ठीक है, एक एक नंबर कम करके 1 तक जाता है, यहाँ पे भी 1 तक जाता है। 1 लिखते नहीं है इसलिए क्योंकि यूज़ नहीं होता, और वो एग्जाम परस्पेक्टिव से तैयारी करते करते उतना आदत भी हो जाता है कि आप नहीं लिखते हो 1, जैसे 3 और 5 नहीं लिखते हो क्योंकि इसका 15 याद रहता है रिजल्ट डायरेक्टली। तो इस तरह से हो जाती हैं कुछ चीज़ें जो दिमाग में बैठ जाती हैं, बाकी करते करते सब आ जाएगा, डोंट वरी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऑल्सो वुमेन, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट, परफेक्ट कोटेशन ये होना चाहिए था। चलिए अगर आप यहाँ कैंसिल करेंगे तो ये देखिए 1 पर जाएगा और ये जाएगा 3 2 6, एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 3 9 एंड 3 4 12, एंड हाँ ये भी कटेगा, 5 1 5 5 2 10। और तो देखिए कुछ नहीं कट हो रहा है ना, मुझे नहीं लग रहा और कुछ कट हो रहा है। हाँ तो अब कुछ नहीं कट हो रहा है तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। 21 × 11 रह गया ऊपर, और नीचे आ जाएगा 4 2 8 2 16 16 2 32 32 4 आपका 128 128 8 आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। इतना अच्छा मैथ्स नहीं है मेरा, हाँ कि 128 8 का टेबल रट के बैठ जाऊँ 128 का। ओके, इसके बाद एक सेकेंड, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। मतलब मैंने आपको दोनों पावर्स का दिखा दिया, एक ऑड का भी दिखा दिया, एक इवन का भी दिखा दिया। एक और देख लेते हैं, ये वाला, इसमें हमारी दोनों पावर इवन है, cos 9x sin 7x dx, ठीक है। जब हमारी दोनों इवन नहीं ऑड है, दोनों पावर अगर हमारी ऑड होती हैं तो हम π/2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है। लेकिन ऊपर लिखने का मेथड हमारा सेम वही रहता है, इसका भी तो इसका भी वही रहेगा। आपका क्या आ जाएगा, 9 का अगर आप लिखेंगे जब 7 × 5 × 3 × 1, और 7 का जब लिखेंगे आप यहाँ पर लाके तो आपका क्या जाएगा 5 × 3 × 1, एंड नीचे मैंने क्या बताया था आपको, इन दोनों का सम लिखना होता है। 9 + 7 कितना हो जाएगा आपका 16, ठीक है। तो नीचे अब आप क्या लिखेंगे, 16 से एक नंबर कम करके 15 से, 15 × 6 15 होता है ना, एक नंबर कम ही करके लिखते हैं ना वैसे, तो मुझे याद आ रहा है ये सेम वहीं से लिख देते हैं। हाँ सेम वहीं से लिख देते हैं ना, इसमें भी सेम ही वहीं से लिख देते हैं, ठीक है भाई। 15 वो 15 देख कर याद आ गया ना, क्योंकि ऊपर भी अगर आपकी ऑड की सीरीज चली है तो नीचे इवन की चलनी चाहिए, और ऊपर अगर इवन की सीरीज चलती है तो नीचे ऑड की चलनी चाहिए। दिस इज द स्मॉल ट्रिक टू रिमेंबर द थिंग्स। अब ऐसा नहीं है ट्रिक मैंने कहीं पढ़ी थी, बस वो सॉल्व करते करते अपना दिमाग में बैठ गई है। लाइक ऊपर क्योंकि यहाँ पर 9 होता है ना, तो एक नंबर ऊपर हम कम लिख देते हैं और यहाँ पर सेम वही नंबर लिखते हैं, तो वो अपना आप इवन ऑड के टर्म्स में आ जाता है। तो ये 16 × 14 × 12 × 10 × लंबा जाएगा ये वाला, तो 8 × 6 × ये देने का इतने लंबे लंबे का रीज़न ये है ताकि आपका थोड़ा तो एक तो मैथ्स भी प्रैक्टिस हो जाए, और बाकी आपको आदत हो इतना लंबा अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको भी करने की, एग्जाम में देख के घबरा ना जाए, ठीक है। 3 से और क्या कटेगा, 3 से ये कट जाएगा 4 पे, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10 5 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14, और तो कुछ नहीं कट रहा, तो आपका क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा 5 अपॉन में 16 2 ज़ा 32 32 2 ज़ा 60 32 4 ज़ा 128 128 2 ज़ा 256 256 2 ज़ा, तो आपको निकालना पड़ेगा
512 आएगा। 250 से 512, 512 दूनी 1024, 1024 फोर सा कितना होगा 4000, और 4100 के करीब आना चाहिए इसका। 4000 प्लस आएगा, 4000 प्लस लिख देती हूँ, सॉल्व करके देख लेना। ओके, तो ये 3 हो गए आपके क्वेश्चन। अब इसके बाद एक 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ मैं आपको, एक इवन का, एक ऑड इवन का। ठीक है, बाकी आप खुद ही करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कॉस। इसमें मैंने आपकी लिमिट नहीं लिखी है 0 to π/2 लास्ट के क्वेश्चंस में, लेकिन वो आप अज्यूम कर लीजिए 0 to π/2 ही है उसकी लिमिट। cos 2x sin 6x dx। ओके, अब यहाँ पर आपने क्या देखा, आपके दोनों टर्म जो है वो इवन है। अगर आपके इवन टर्म्स होते हैं तो इवन के केस में मैंने आपको क्या बताया, आपको π/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, ये आपका रूल है। तो हम सबसे पहले इन दोनों को हमें π/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो हम π/2 ही लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाले टर्म्स उठाते हैं, हम 8 से लिखना शुरू करेंगे, तो 7 × 5 × 3 × 1। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसी था ना शायद, 8 से शुरू हुई थी क्या सीरीज। वैसे पिछला वाला क्वेश्चन चेक करना, मैंने सीरीज में कुछ गलती कर दी है क्या लिखने में। 9 और 7 था, तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, मैंने 7 से स्टार्ट किया क्या 9 के बाद। हाँ, मैंने वो सीरीज़ गलत कर दी गाइस, ऊपर वाली वो 9 था ना, 9 की बजाय मुझे 8 से स्टार्ट करनी थी वो सीरीज़। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में गलती हो गई है, दोबारा करवा दूँगी मैं भी। ठीक है, हो जाता है कभी कभी टाइम, जब 1 बजे के बाद लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा होता है ना, तो नींद में ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। देखो टाइमिंग, ये देखो 1 बजे 1:40 हो रहा है, तो नींद में ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। इसको 6 को लिखोगे तो आ जाएगा 5 × 3 × 1। अब क्या करेंगे, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 14। यहाँ पर हम लिखेंगे 14 × 12 × 10 × 8 × 6 × 4 × 2। ठीक है, अब इसको काटा पीटी करके आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या चलते हैं, पहले मैं वो क्वेश्चन आपको करा देती हूँ जो अभी मैंने आपको गलत कराया है। अब आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने गलत कराया या सही, क्योंकि वो तो अब वीडियो देखते हुए पता चलेगा। अगर गलत कराया है तो आप दोबारा देख लीजिए। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसकी वैल्यू गलत रख दी है। दोनों ऑड है हमारे, तो इसमें हम 5/2 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम यहाँ से डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 9 है तो 9 से 1 कम 8, 6 4 2 × 7 से 1 कम हम लिखेंगे, तो हमारा 6 × 4 × 2 अपॉन में इन दोनों का सम हमारा कितना आ जाता है 16। 6 + 9 कितना आता है 16 आता है, तो हमारे नीचे आ जाएगा 16 × 14 × 10 × 8 × 6 × 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। अब ये आ जाता है 2 से यहाँ पे कैंसिल होगा 4, देन इस 4 से 4 कैंसिल, और कुछ हो रहा है 6 से आप करेंगे तो ये 3 पे जाएगा, एंड ये आपका 5 पे जाएगा। यहाँ कट करेंगे तो ये 4 पे जाएगा, एंड ये आपका 7 पे जाएगा। 4 आपका और कट हो जाएगा 2 पे, एंड ये आपका 8 पे, एंड देन अगेन ये 2 1 पे चला जाएगा, एंड ये आपका 4 पे। फाइनली आपका आ जाएगा 3/7 × 5 × 4, कितना आ जाएगा 140। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। पहले मैंने ये गलत लिखवा दिया है मुझे लग रहा है, तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा वैसे। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जहाँ पे एक इवन और एक ऑड। इसके बाद वाला आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है वो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, cos 7x sin 4x। अब यहाँ आपने देखा एक पावर इवन है, एक पावर ऑड है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन π/2 का मल्टीप्लाई करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें। तो
अगर आपका इवन ऑड पावर है या आपका ऑड ऑड पावर है तो आप π/2 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। π/2 का मल्टीप्लाई सिर्फ एक केस में होता है जब आपकी दोनों पावर इवन होती है ऊपर की, मतलब ऊपर आपकी एक पावर है, दो पावर है, जितनी भी पावर है ऊपर सबके सब इवन होनी चाहिए। तो चलिए अभी तो हमारा सिंपल केस है, हम सिंपल तरीके से कर देते हैं। 7 से 1 कम आपका 6 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4 है तो 4 से 1 कम 2, सॉरी 4 से 1 कम 3 इंटू 1। ठीक है, नीचे हम क्या लिखेंगे 7 प्लस 4 कितना आ जाएगा हमारा 7 प्लस 4 11, लिखेंगे 11 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5। तो ये कैंसिल करेंगे तो 5 से 5 है, और तो कुछ आई गेस कट नहीं रहा, और तो कुछ नहीं कट रहा है। तो 16 और नीचे आ जाएगा आपका 35 3 कितना होता है 105, 105 इंटू 11, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना। अच्छा, ये आपके तीनों टाइप के क्वेश्चन दे दिए मैंने। एक क्वेश्चन आप और देखिए, आपका है क्वेश्चन नंबर ये 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। इसमें लिखा है sin 7x sin 3x dx। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे उसमें एक टर्म कॉस का रहा होगा और एक टर्म साइन का। अब यहाँ क्या हुआ है कि दोनों टर्म्स आपके साइन के आ गए, या हो सकता है आपके दोनों टर्म कॉस के आ जाए। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, जब आपका बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो सिंपली आपकी पावर जो है वो ऐड हो जाएंगे, कर देंगे तो हमारी ओवरऑल पावर आ जाएगी sin 10x dx। अब sin 10x dx आ गई तो ये हमारी कैसी पावर आ गई इवन। इवन के केस में हम क्या करते हैं π/2 का मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे π/2 मल्टीप्लाई, और ये 10 को हम यहाँ ला के पुट करेंगे, 10 से एक नंबर कम तो 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, और नीचे हमारा 10 एज इट इज़ आ जाता है, ये एज इट इज़ 10 आकर रुक जाता है, तो 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2। ठीक है, कुछ कट रहा है तो उसको काट दो, कुछ नहीं कट रहा है तो उसको एज इट इज़ पूरे इसको लिख दो। ऊपर आएगा आपका 35 9 जो, नीचे आएगा आपका 2 4 ज़ा 8 2 ज़ा 16 16 9 ज़ा 116 इंटू 8 मल्टीप्लाई करके लिख लेना। ठीक है, सो ये हैं आपके 5-6 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए थे लास्ट में, 8-10 क्वेश्चन जितने भी दिए थे उसमें से ये हर टाइप का एक क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप खुद सॉल्व करके देखिएगा। अगर नहीं होता है फिर भी तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड समझाऊंगी भी दोबारा अगर कोई दिक्कत है तो। बाकी इंटीग्रेशन की आपका प्रैक्टिस पे बेस्ड है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना अच्छा हो जाएगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन अब मैंने आपको करवाना स्टार्ट करवा ही दिया है, आई होप वो भी जल्दी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ गाइस इन्हें एटलीस्ट लाइक तो कर दिया करिए ना, थोड़ा तो मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो फिर कैसे, क्या मतलब मोटिवेशन नहीं मिलता ना यार, ऐसा लगता है क्या यार बच्चे को पसंद नहीं आ रहा है, क्या पढ़ाऊँ कैसे पढ़ाऊँ। तो शेयर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए प्लीज़ चैनल को। So this is it for today guys, thank you so much for watching the videos. Now let me end the video और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So thank you very much guys.